Students, today we will continuing the chapter the fundamental unit of life, cell. Till now we have studied about the what is cell, what is the definition of cell. Cell is the structure and functional unit of life, and types of cells. Cell is of two types, prokaryotic and eukaryotic cells. ठीक है, on the basis of nucleus. The prokaryotic cell in which the nucleus is not the type of advanced nucleus. ये हम ये कह सकते हैं कि the nucleus is non-membrane bounded. The genetic material is scattered in the cytoplasm. This type of cell is called the prokaryotic cell. And what is eukaryotic cell? Eukaryotic cell in which the nucleus is membrane bounded, या फिर कह सकते हैं कि द न्यूक्लियस इज एडवांस टाइप न्यूक्लियस इज प्रेजेंट. ठीक है, हमने ये स्टडी करी थी कि व्हाट इज सेल, सेल कितने टाइप की होती हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल. अब सेल के प्रेजेंट के हिसाब से कि सेल कितनी नंबर ऑफ सेल आर प्रेजेंट, इसके हिसाब से ऑर्गेनिज्म भी कई टाइप के होते हैं. इफ़ द सिंगल सेल इज प्रेजेंट in the body of organism, it is called the single celled organism. ठीक है, और अगर सेल दो से ज़्यादा हैं तो ये कहलाता है मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म. ठीक है, ये भी हमने स्टडी किया था. इसके बाद हमने किया था पार्ट्स ऑफ सेल. सेल के कितने पार्ट्स होते हैं. सेल को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था. फर्स्ट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकेंड इज़ न्यूक्लियस एंड थर्ड इज़ साइटोप्लाज्म. वी हैव स्टडीड अबाउट द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में हम पहली लास्ट वीडियो में स्टडी कर चुके हैं. ठीक है, एंड साइटोप्लाज्म क्या होता है ये भी हमने स्टडी किया था. साइटोप्लाज्म का स्ट्रक्चर के बारे में भी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था. इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द सेल ऑर्गेनल्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज सेल ऑर्गेनल्स. सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं. देखिए द स्ट्रक्चर्स, ये देखिए आप, ये सेल दिखाई दे रही है, इसमें आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं. ठीक है, बहुत सारे स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं. अगर इसको ज़्यादा क्लोज करेंगे तो आपको इनके नाम भी नज़र आएंगे. जैसे न्यूक्लियस, सेंटर में न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस के अलावा जितने स्ट्रक्चर्स हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, या फिर आपको लाइसोसोम्स, ठीक है, सेंट्रोसोम्स, ये सब नज़र आ रहे हैं. दीज आर द मैनी स्ट्रक्चर्स फाउंड इन द साइटोप्लाज्म. ठीक है, तो साइटोप्लाज्म में जो भी स्ट्रक्चर्स स्कैटर्ड रहते हैं, तो देखिए फिर से देखिए डेफिनेशन क्या होती है सेल ऑर्गेनल की. द टाइनी स्ट्रक्चर्स स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनल्स. ठीक है, ये देखिए ये सेल मेम्ब्रेन है और इट इज़ न्यूक्लियस. अब न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो वाइट कलर का आपको नजर आ रहा है, इट इज़ साइटोप्लाज्म. अब इस साइटोप्लाज्म में जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स स्कैटर्ड हैं, स्कैटर्ड में बिखरे हुए हैं, उन सारे स्ट्रक्चर्स को हम सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं. ठीक है, तो जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं इनके अलग अलग फंक्शन होते हैं. ठीक है, तो ये सेल ऑर्गेनल्स के बारे में आज हम स्टडी करेंगे. तो सेल ऑर्गेनल्स की डेफिनेशन समझ में आई. द टाइनी स्ट्रक्चर्स स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनल्स. ठीक है, तो इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द 4 सेल ऑर्गेनल्स. इसमें हम 4 सेल ऑर्गेनल्स की स्टडी करेंगे. ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट व्हाट इज ऑर्गेनल्स या व्हाट इज सेल ऑर्गेनल्स. एन ऑर्गेनल इज ए टाइनी सेलुलर स्ट्रक्चर दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन विद इन ए सेल ऑर्गेनल, विद इन ए सेल. ठीक है, किसी भी सेल में वो स्ट्रक्चर जो अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं या स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं, दीज आर कॉल्ड द, वो टाइनी स्ट्रक्चर्स क्या कहलाते हैं, ऑर्गेनल कहलाते हैं. An organelle is a tiny cellular structure that perform a specific function within a cell. Organelles are embedded within the cytoplasm of eukaryotic and prokaryotic cell. In the more complex eukaryotic cells, cell organelles are often enclosed by their own membrane. ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन के बेस पर
ऑन द बेसिस ऑफ मेम्ब्रेनस कवरिंग सेल ऑर्गेनेल्स आर ऑफ 3 टाइप्स। क्लियर? मेम्ब्रेन के बेस पर हमने सेल ऑर्गेनेल को 3 पार्ट में डिवाइड किया। मेम्ब्रेन के बेस पर मतलब इसके चारों तरफ जो मेम्ब्रेन है वो सिंगल मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन है या मेम्ब्रेन एब्सेंट है, इनके बेस पर हमने सेल ऑर्गेनेल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक है, फर्स्ट है डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स, जिनमें डबल मेम्ब्रेन होती है। दीज आर द माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड, जिनकी चारों तरफ सिंगल मेम्ब्रेन पाई जाती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स, एंड a single cell organelle which has no membrane, it is called the ribosomes। ठीक है, एक ऐसा भी ऑर्गेनेल है जिसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। ठीक है, दिस सेल ऑर्गेनेल इज कॉल्ड द राइबोसोम, और यही सेल ऑर्गेनेल प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल की एक स्पेशल क्वालिटी यही होती है कि उसमें जो सेल ऑर्गेनेल पाए जाते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होते हैं। तो केवल एक मेम्ब्रेन बाउंडेड कौन सा ऑर्गेनेल नहीं है? राइबोसोम्स। तो केवल राइबोसोम्स ही प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। ठीक है, बाकी ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमने बताया कि सेल ऑर्गेनेल मेम्ब्रेन के हिसाब से हमने 3 पार्ट में डिवाइड किए। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड और नो मेम्ब्रेन या मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। ठीक है, विच इज़ राइबोसोम। ठीक है, ये सारे माइक्रोस्कोपिक होते हैं। इन सब की इन्वेंशन, इन सब की जो डिस्कवरी है वो जब भी हो पाई जब माइक्रोस्कोप जो है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बना तभी हमें इन सब सेल ऑर्गेनेल के बारे में पता चल पाया। ऐसे कुछ सेल इंक्लूजन भी होते हैं। सेल इंक्लूजन नॉन लिविंग होते हैं। ये सेल ऑर्गेनेल लिविंग होते हैं और ये सेल इंक्लूजन नॉन लिविंग होते हैं। ठीक है, ये कहाँ पर पाए जाते हैं? सेल लाइक वैक्यूल में पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म में, सेल वॉल में। दे मे बी रिजर्व फूड, इनमें फूड रिजर्व रहता है। ठीक है, और एक्सक्रीटरी मटेरियल भी रिजर्व रहता है, जैसे कि एल्कलॉइड्स, रेजिन, गम, लेटेक्स, पिगमेंट्स, क्रिस्टल्स एट्सेट्रा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल। इसमें आपको सेल ऑर्गेनेल नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले जो बाहर पर्पल कलर की आपको नज़र आ रही है, इट इज़ द सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सेंटर में आपको न्यूक्लियस नज़र आ रहा है, और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ जो स्ट्रक्चर्स हैं, दीज आर कॉल्ड द सेल ऑर्गेनेल्स। दिस स्ट्रक्चर जो न्यूक्लियस और से प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक फैला हुआ है। ठीक है, दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ स्कैटर्ड बिटवीन द न्यूक्लियस एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट इज़ कॉल्ड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहलाता है ये? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको शॉर्ट में हम कैपिटल ER भी कहते हैं, ER भी कहते हैं। ER मीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इट ऑल्सो कॉल्ड द स्केलेटन ऑफ द सेल। ये सेल का स्केलेटन भी कहलाता है, क्योंकि स्केलेटन को शेप देने का भी काम करता है। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। ठीक है, अब देखिए और कौन से, गोल्जी एपरेटस है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, पेरोक्सिसोम है, सेंट्रियोल्स है, राइबोसोम्स है, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, और वैक्यूल्स भी होते हैं। वैक्यूल्स मेनली प्लांट सेल में पाए जाते हैं। एनिमल सेल में वैक्यूल्स या तो नहीं होते हैं, और अगर होते हैं तो बहुत छोटे होते हैं। तो आज हम 4 सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे, विच इज़ माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड वैक्यूल। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी अबाउट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे मैंने आपको अभी सेल में भी दिखाया था कि बीच में न्यूक्लियस था, और न्यूक्लियस से ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक फैले हुए थे। ठीक है, तो दिस स्केलेटन टाइप या दिस ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर इट इज कॉल्ड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ ऑफ 2 टाइप्स। ये 2 टाइप के होते हैं। आपने देखा होगा अलग अलग कलर के दिखाए जा रहे हैं, इसमें रेड कलर के और थोड़े से डॉट्स भी बने हुए हैं इस पर। ठीक है, और इस पर कोई भी डॉट्स नहीं बने हुए। डॉट्स क्या हैं? ये राइबोसोम्स हैं। ठीक है, राइबोसोम्स अटैच्ड विद द एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन से ये अटैच रहते हैं राइबोसोम्स। तो ऐसे राइबोसोम्स को
in which ribosomes are attached with the membrane of endoplasmic reticulum. These are called the rough endoplasmic reticulum, जिसको हम कहते हैं RER. ठीक है. अब राइबोसोम्स का फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन बनाना. तो इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जब राइबोसोम्स प्रेजेंट है तो इनका फंक्शन भी क्या हुआ? प्रोटीन फॉर्मेशन. एंड दिस इज़ विदाउट राइबोसोम्स. जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसको हम कहते हैं SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बिकॉज इट इज़ नॉट रफ. इसको टच करेंगे तो ये हमें रफ नहीं लगेगी क्योंकि इस पर एंडोप्लाज्मिक वो राइबोसोम अटैच नहीं है. इसका काम होता है लिपिड फॉर्मेशन करना. लिपिड एक तरीके का फैट जैसा ही स्ट्रक्चर होता है, लिपिड फॉर्मेशन करना. और इसका काम होता है प्रोटीन. तो प्रोटीन और लिपिड दोनों जब बनती हैं तो ये दोनों ही चीज़ें क्या काम करती हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को बनाने का काम करती हैं. ठीक है, जिसको हम कहते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस. द फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन इज़ कॉल्ड मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस. अब मेम्ब्रेन किससे बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन से. वो लिपिड और प्रोटीन कौन प्रोवाइड कराता है हमें? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो ये इसका मेन फंक्शन है, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस. जब भी हमारी स्किन या कोई भी सेल कह चाहिए रैप्चर हो जाती है, जैसे कहीं में चोट लग जाती है, आपने देखा होगा कि हमारी स्किन जो है वो कहीं से छिल गई है, तो उसको रैप्चर करना कहते हैं. तो हमारी सेल जो है वो उसकी मेम्ब्रेन रैप्चर हो जाती है, तो थोड़े दिन बाद आपने देखा होगा कि उसकी हीलिंग भी हो जाती है. तो वो हीलिंग किससे होती है? कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन और लिपिड प्रोवाइड कराता है, और जिससे हमारी वो मेम्ब्रेन फिर से बन जाती है. उस मेम्ब्रेन बनने को ही हम बायो की भाषा में मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं. क्लियर इट? ये देखिए इसका दूसरा स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा रही हूँ. इसमें आपने देखा कि इसमें राइबोसोम्स अटैच्ड है. ठीक है, ये वाला पार्ट इट इज़ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. यहाँ पर आपने देखा कि राइबोसोम्स नहीं है. इट इज़ कॉल्ड द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इट इज़ SER, इट इज़ RER. ठीक है, RER का फंक्शन है प्रोटीन प्रोवाइड कराना या प्रोटीन फॉर्मेशन, बिकॉज राइबोसोम इज हियर. एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वर्क है लिपिड प्रोवाइड कराना, लिपिड फॉर्म करना. और ये दोनों ही मिलके क्या काम करते हैं? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस का वर्क करते हैं, मेम्ब्रेन फॉर्मेशन का वर्क करते हैं. और दूसरा काम क्या है इनका? ट्रांसपोर्टेशन का. ट्रांसपोर्टेशन का काम, इनके ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. तो न्यूक्लियस से अगर कोई भी चीज़ बाहर जानी है सेल से, या साइटोप्लाज्म में आनी है, या साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर जानी है, तो ये सब ट्रांसपोर्ट करने का काम किसके थ्रू होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू. ठीक है, नाउ वी learn about the endoplasmic reticulum. The two types of endoplasmic reticulum are rough endoplasmic reticulum. Their main function is produce proteins in the cells, and ribosomes are attached to their surface. Second is smooth endoplasmic reticulum. Their main function is to produce lipids and also detoxify toxins in the body, in the liver and kidney cells. और किडनी सेल और लीवर से जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जितने भी पॉइजनस सब्सटेंस बनते रहते हैं, उन सबको डिटॉक्सिफाई करना, वो भी इसका काम है. ठीक है, तो बहुत मेन फंक्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सेल के अंदर. क्लियर है? सबसे पहले फिर से देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की लोकेशन कहाँ होती है. इट इज़ स्ट्रेच्ड या इट इज़ फाउंड बिटवीन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पाया जाता है. ठीक है, और इट इज़ ऑफ टू टाइप्स ड्यू टू अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम्स. अगर राइबोसोम्स अटैच हैं देन इट इज़ कॉल्ड द RER, और राइबोसोम्स अटैच नहीं है देन इट इज़ कॉल्ड द SER. ठीक है, और फंक्शंस भी मैंने आपको बताया कि RER का फंक्शन है प्रोटीन फॉर्मेशन और SER का फंक्शन है लिपिड फॉर्मेशन. और इन दोनों का ही फंक्शन क्या है? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है, नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनिल है वो हम ले रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनिल. ठीक है, आपने 8th क्लास में या 7th क्लास में भी इसके बारे में पढ़ा होगा. माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल. ये पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है. क्यों कहलाता है पावर हाउस ऑफ द सेल? बिकॉज इट प्रोवाइड द एनर्जी
टू द सेल फॉर कंप्लीट देयर लाइफ प्रोसेसेस। अपनी लाइफ प्रोसेसेस को या लाइफ एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करने के लिए जो भी हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है, इट इज़ कॉल्ड, कहाँ से प्रोवाइड होती है? माइटोकॉन्ड्रिया से। सो इट इज़ कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। जैसे हमारे घर इलेक्ट्रिसिटी आती तो कहाँ से आती है? पावर हाउस से, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी फॉर्मेशन कहाँ हो रही है? पावर हाउस में। पावर हाउस से हमारी पूरी शहर में जितने भी हाउसेज हैं सबको प्रोवाइड कराई जाती है। बिल्कुल ऐसे ही हमारी जो एनर्जी है वो फॉर्म कहाँ हो रही है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। पूरी सेल को, पूरी बॉडी को हमारी प्रोवाइड कराई जा रही है। सो इट इज़ कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। हु डिस्कवर्ड द माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी कैसे हुई थी? द माइटोकॉन्ड्रिया वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1900s बाय द जर्मन पैथोलॉजिस्ट एंड हिस्टोलॉजिस्ट रिचर्ड अल्टमन। रिचर्ड अल्टमन ने सबसे पहली बार माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी की थी, जो एक बहुत अच्छे पैथोलॉजिस्ट भी थे और हिस्टोलॉजिस्ट भी। हिस्टोलॉजिस्ट उसको कहते हैं टिश्यू रिसर्चर, जो टिश्यू के बारे में स्टडी करते हैं। इन स्टडिंग एनिमल सेल ही स्टडीड स्मॉल ग्रेन्यूल्स इन द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल विच ही कॉल्ड बायोब्लास्ट। टुडे दे आर नोन एज द माइटोकॉन्ड्रिया। उन्होंने सबसे पहले जब ग्रेन्यूल्स को देखा था तो उन्होंने इसका नाम रखा था बायोब्लास्ट। बाद में इनका नाम कर दिया गया माइटोकॉन्ड्रिया। इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, बनाने के लिए बहुत आता है। ये देखिए, ये डबल मेम्ब्रेन से, मैंने अभी आपको बताया था कि मेम्ब्रेन के अकॉर्डिंग जब हमने डिवाइड करता सेल ऑर्गेनल को, तो हमने डबल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन और विदाउट मेम्ब्रेन, 3 टाइप के हमने सेल ऑर्गेनल बनाए थे। तो डबल मेम्ब्रेन में कौन कौन से थे? माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। प्लास्टिड प्लांट्स में पाए जाते हैं, ठीक है। एनिमल सेल में केवल डबल मेम्ब्रेन एक ही पाया जाता है, जिसका नाम है राइबोसोम। राइबोसोम हैज़ 2 मेम्ब्रेन्स। द आउटर मेम्ब्रेन इज ए स्मूथ मेम्ब्रेन, here is no curve, ठीक है, बट इनर मेम्ब्रेन हैज़ मैनी कर्व्ड लाइक दिस, ठीक है। इट हैज़ मैनी कर्व्स। दीज कर्व्स आर कॉल्ड द क्रिस्टी। ये कर्व्स क्या कहलाते हैं? क्रिस्टी कहलाते हैं। दीज कर्व्स आर कॉल्ड द क्रिस्टी, ठीक है। ये क्रिस्टी कहलाते हैं और इनके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है। ये इनर मेम्ब्रेन है विच हैज़ मैनी कर्व्स। इट इज़ आउटर मेम्ब्रेन। दे हैव ओन DNA। इनके अंदर अपना ही DNA होता है, ठीक है। ये अपनी जेनेटिक मटेरियल इनके अंदर ही प्रेजेंट होता है। कुछ ही ऑर्गेनल्स हैं जिनके अंदर अपना DNA होता है, ठीक है। तो इनके अंदर अपना DNA होता है, ये अपना जेनेटिक मटेरियल खुद होता है। ये करते क्या हैं? इनका वर्क क्या है? दे डू द एरोबिक रेस्पिरेशन। दे हेल्प इन द एरोबिक रेस्पिरेशन। जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है उन सेल ऑर्गेनल्स में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। व्हाट इज़ एरोबिक रेस्पिरेशन? द रेस्पिरेशन इन विच ऑक्सीजन इज़ नीडेड। ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और ऑक्सीजन के बिना वो रेस्पिरेशन नहीं हो सकता, तो ऐसे रेस्पिरेशन को हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। तो एरोबिक रेस्पिरेशन डन बाय द माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया में ही की वजह से ही होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? जो ग्लूकोज हम फूड के रूप में लेते हैं, उस ग्लूकोज को ये ब्रेक करके, इसका ब्रेक डाउन करके इसमें से एनर्जी रिलीज़ करता है। और वो एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज़ करता है? एनर्जी कॉइन्स के फॉर्म में। एनर्जी कॉइन्स आर कॉल्ड द ATP, ठीक है। ये एनर्जी कॉइन्स क्या कहलाते हैं? ATP कहलाते हैं, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ठीक है। दे हैव द बॉन्ड बिटवीन देम एंड द एनर्जी इज स्टोर्ड इन द बॉन्ड। ATP का मतलब है 3 फॉस्फोरस आपस में जुड़ जाते हैं, P फिर बॉन्ड, देन P फिर बॉन्ड एंड फिर, तो ये बॉन्ड जो होते हैं जब हमें ज़रूरत होती है, दीज बॉन्ड विल ब्रेक डाउन। ये बॉन्ड टूट जाएंगे और इसमें से जितनी एनर्जी की ज़रूरत है वो हम यूज़ कर लेंगे। फिर दूसरा बॉन्ड भी टूट जाएगा, जितनी ज़रूरत है वो बॉन्ड ब्रेक होते रहेंगे और आपको एनर्जी मिलती रहेगी, ठीक है। तो ATP का काम क्या होता है? इसका माइटोकॉन्ड्रिया का वर्क क्या होता है? एनर्जी प्रोड्यूस कराना, सेल को एनर्जी प्रोवाइड कराना और एनर्जी प्रोडक्शन का काम होगा। तो एनर्जी जब ये प्रोडक्शन का वर्क करता है तो इट इज़ कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। नेक्स्ट है इसके फंक्शन देखिए। द माइटोकॉन्ड्रिया आर द रेस्पिरेशन सेंटर ऑफ द सेल एंड appears as large organelles scattered throughout the cytoplasm that can grow, divide and fuse with one another.
They are responsible for releasing energy from nutrients taken into the cell. Mitochondria has two membranes, a smooth outer membrane and many folded inner membrane where the chemical reaction take place. Mitochondria is where ATP is formed during respiration. Mitochondria also have their own DNA. नेक्स्ट है वैक्यूल. नेक्स्ट है वैक्यूल. वैक्यूल, it is a fluid filled organelle that stores enzyme and metabolic waste. मेनली जो वैक्यूल है वो प्लांट सेल में पाई जाती है. प्लांट सेल में काफ़ी बड़ी वैक्यूल पाई जाती है और मेनली सेंटर में होती है. ठीक है. एनिमल सेल में वैक्यूल बहुत छोटी होती है या फिर नहीं होती है. ठीक है. और इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, दिस आउटर मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल इज कॉल्ड द टोनोप्लास्ट. ठीक है. लोकेटेड एंड फिल्ड विद वाटर एंड अदर लिक्विड्स. ये पीएच मेंटेन करने का काम करती है सेल का, और सेल का शेप मेंटेन करने का काम करती है. ये देखिए वैक्यूल. वैक्यूल की जो आउटर मेम्ब्रेन है ये क्या कहलाती है? टोनोप्लास्ट. क्या कहलाती है? टोनोप्लास्ट. इसके अंदर सेल सेप फिल रहता है. ये सेंट्रल वैक्यूल है प्लांट्स के अंदर. सेंट्रल वैक्यूल होती है बहुत बड़ी. ठीक है. और इसके अंदर सेल सेप होता है. ठीक है. आपकी जो बुक है उसमें थोड़ी सी जो स्ट्रक्चर है सेल का उसमें थोड़ा सा मिस्टेक्स है, तो मैं जब आपको बताऊंगी वही डायग्राम बनाइएगा. उसमें जो सेल है वो सेंटर में बनानी है और सेल के बीच में न्यूक्लियस बनाया. ध्यान दीजिएगा, बाद में बताऊंगी मैं आपको क्लास में आकर के. और उसमें से डायग्राम मत बनाना सेल का, एनिमल सेल का उसका. ठीक है. तो डायग्राम बाद में आपको बताऊंगी या फिर पुरानी बुक से बनाना कोई. ठीक है. मैं आपको बताती हूँ बाद में उसमें क्या है. ठीक है. तो टोनोप्लास्ट कहते हैं. इसके अंदर सेल सेप होता है. अब देखिए नेक्स्ट आता है लास्ट. अब जो ये आपकी वैक्यूल होती है, तो इस वैक्यूल के फंक्शन क्या होते हैं? व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ वैक्यूल? वैक्यूल जो है वो 3 टाइप्स की होती हैं वैसे. एक होती है सेप वैक्यूल, जैसे इसके अंदर सेल सेप भरा है, इट इज़ द सेप वैक्यूल. ये कौन सी वैक्यूल है? सेप वैक्यूल. ठीक है. इसके अंदर फ्लूइड भरा होता है सेप वैक्यूल के अंदर. ठीक है. दे आर कॉमन फ्लूइड फिल्ड वैक्यूल विच अकर इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सेल. इन एनिमल एंड यंग प्लांट सेल सेप वैक्यूल्स आर स्मॉल in the animal cell. Sep vacuole are small. In mature plant cell, there is a large central vacuole occurring 50 to 90% of cell value. हमारी बात नहीं आ रही है. In animal and young plant cell, एनिमल सेल में और यंग प्लांट सेल में जो सेप वैक्यूल होती है बहुत छोटी होती है. ठीक है. लेकिन जो प्लांट सेल पुरानी हो जाती हैं, जो ओल्ड हो जाती हैं, ठीक है, उनके अंदर सेप वैक्यूल ज़्यादा बड़ी हो जाती है. द कवरिंग मेम्ब्रेन ऑफ द सेप वैक्यूल इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट. द फ्लूइड कंटेंट ऑफ द वैक्यूल इज कॉल्ड सेल सेप. सेप वैक्यूल हेल्प इन मेंटेनिंग टर्जिडिटी and rigidity of the cell. Sep vacuoles are also required in the osmotic absorption of water. Next आती है food vacuole. In some single celled organism like amoeba, the sac containing ingested food particles fuse with lysosomes to form food vacuoles. जो अमीबा वगैरह होती हैं उनमें जो जब वो फूड इंजेस्ट करते हैं, इंजेस्ट मतलब इनटेक करते हैं, अंदर लेते हैं अपनी बॉडी के, तो उसके चारों तरफ वाटर फिल हो जाता है और वाटर फिल होकर के उसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन बन जाती है. उसको भी हम वैक्यूल कहते हैं, लेकिन वो कहलाती है फूड वैक्यूल. एक होती है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल. दे अकर इन सम ये भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ही होती है, जैसे कि अमीबा वगैरह है. ठीक है. उन्हीं के अंदर पाई जाती है. द वैक्यूल्स आर स्पेशलाइज्ड टू collect liquid from the cell, swell up, rise to the surface and burst to the release their contents. पहले वो अपने अंदर सारी चीज़ें एब्जॉर्ब कर लेती हैं जितने भी एक्सक्रीटरी मटेरियल है. उसके बाद वो सेल मेम्ब्रेन के पास जा कर के बस्ट हो जाती हैं और उसके अंदर से जो भी वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी से बाहर एक्सपेल आउट कर दिया जाता है. तो ऐसी वैक्यूल को हम कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहते हैं. लेकिन जो मेनली ये वैक्यूल सेल के अंदर पाई जाती है, प्लांट सेल के अंदर,
वो क्या कहलाती है, सेप फैक्ट्री कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट आपका फोर्थ, मैंने आपको बताया था कि इसमें हम 4 सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे। जो फोर्थ सेल ऑर्गेनेल इट इज़ कॉल्ड द राइबोसोम्स। राइबोसोम्स 2 टाइप के होते हैं, स्मॉल सब यूनिट्स और लार्ज सब यूनिट्स। ठीक है, इनका वर्क क्या होता है, इनमें कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, विदाउट मेम्ब्रेन होते हैं। कैसे, जैसे सपोज़ करिए आपने कि पानी में आपने एक ऑयल की ड्रॉप डाल दी, तो वो ऑयल की ड्रॉप के रूप में ही आपको दिखाई देती रहेगी, जबकि उसके चारों तरफ तो कोई मेम्ब्रेन भी नहीं है, वो पानी में डिज़ोल्व ही नहीं हुई है ना। तो क्या हुआ, उसके चारों तरफ जो लेयर बन गई वही उसकी मतलब उसको बाउंड करे हुए है, उसके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं है ऑयल के चारों तरफ। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही राइबोसोम्स होते हैं, ड्रॉप्स की तरह। ठीक है, इनके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, बस ड्रॉप प्लेट्स की तरह से पड़े रहते हैं। ठीक है, और इनका फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन फॉर्मेशन। ठीक है, अब राइबोसोम्स का देखिए, राइबोसोम्स फाउंड इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स, ये दोनों में पाए जाते हैं, यहाँ तक कि प्रोकैरियोटिक सेल में ही पाए जाते हैं, मैंने आपको बताया था। कैन बी फाउंड, कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं अब सेल के अंदर, ये कैन बी फाउंड अटैच टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे भी आपको बताया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच पाए जाते हैं लाइक दिस। और ये फ्री भी पाए जाते हैं, सेल साइटोप्लाज्म फ्रीली भी रहते हैं, जैसे ब्लू कलर के आपको डॉट्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये फ्री भी पाए जाते हैं, फ्लोटिंग फ्री इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है, प्रोड्यूस, इनका फंक्शन क्या है, प्रोड्यूस प्रोटीन्स, एंड दीज आर द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल्स, ये सेल के सबसे छोटे ऑर्गेनल्स हैं। ठीक है, राइबोसोम्स। तो फिर से देख लीजिए, इस वीडियो में हमने क्या क्या स्टडी किया। इस वीडियो में हमने आपको बताया था कि साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है विच इज़ फाउंड बिटवीन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स जो हैं वो स्कैटर्ड रहते हैं, दीज आर कॉल्ड द सेल ऑर्गेनल्स। मैनी सेल ऑर्गेनल्स आर फाउंड इन द साइटोप्लाज्म, बट इन दिस वीडियो वी हैव स्टडीड द 4 सेल ऑर्गेनल्स which is endoplasmic reticulum, mitochondria, vacuole and ribosomes। ठीक है, तो इसके बारे में स्टडी करिए, चारों को आप अपनी बुक से भी एक बार रीडिंग करिएगा और इस वीडियो को 2 बार देखिएगा। ठीक है, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जो रिमेनिंग सेल ऑर्गेनल्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है।